ससुराल माई का कुछ भी तो नहीं छोड़ा तुमने। पता नहीं क्या टोना टोटका सा करती है। यहाँ हम दोनों की कमाते कमाते भी हालत खराब है। ना अभी तक कुछ जुड़ पाया और उसने तीसरा घर तक ले लिया। सुजाता अपनी देवरानी निशा के लिए कुछ कुछ बोलती ही जा रही थी। तुम क्यों हमेशा निशा के पीछे पड़ जाती हो? सबका अपना अपना भाग्य है। रजनी ने सुजाता को नॉर्मल करने के लिए कहा। क्या भाग्य यार, कुछ तो है। तुझे तो पता ही है ना, तो मायके से ऐसी धनी सेठ है। जब आई थी तब तीज त्योहार का नेक भी सुमित देवर की कमाई से निकाल कर बयाना पूछती थी हम सबका। हमारे मायके वालों ने तो हमेशा भरपूर किया हमारा, आज भी करते हैं। वो तो सुमित की भलमनसाहत थी कि जो वह कभी भी जिक्र नहीं करता कि निशा के घर से उसे कुछ भी नहीं मिला। एक हमारे हैं, इतना मम्मी पापा करते हैं कि एक ही दामाद है, फिर भी चार बातें सुना ही देते हैं हमारे साहब हमको। सुजाता की ईर्ष्या उसके शब्दों में साफ नजर आ रही थी। क्या सुजाता, तू क्यों इतना परेशान है? उसका मायका क्या है क्या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? तेरी सेहत क्यों बिगाड़ रही है? ठीक है ना, तेरे देवर की किस्मत तो संवर गई उसके आने से। तेरे कहने पर ही आंटी अंकल ने तुझे अलग घर भी खरीद कर दे दिया, हिस्सा बांट भी कर दिया। उसे तो उसमें भी छोटा होने के नाते तुमसे कम में ही संतुष्ट होना पड़ा। बाकी जो आज है वो कहीं ना कहीं तेरे देवर की मेहनत और निशा की किस्मत का ही तो है। तू क्यों अपना दिमाग खराब कर रही है? रजनी ने माहौल को बदलने के लिए अपनी एक नाकामयाब कोशिश और की। क्या संतुष्ट? इतने सालों से तो सास ससुर का मैं ही कर रही थी ना, तो उस हिसाब से जो उन्हें ठीक लगा उन्होंने किया। सुजाता मुंह पर अजीब सी भाव लाकर बोल पड़ी। देख बहुत हुआ, ये तू नहीं तेरी ईर्ष्या बोल रही है। वो कोई जादू टोना नहीं कर रही है। उसे ईश्वर उसके सब्र व्यवहार और सेवा का प्रतिफल दे रहे हैं। जितना मैं जानती हूँ, अब देखना उसकी शादी के बाद तुमने और यहाँ तक कि आंटी ने भी उसे तीज त्योहार पर उसके मायके से आने वाले सामान की कितनी हैकड़ी दिखाई। हर वक्त उसे एहसास दिलाया कि वो तुम्हारे बराबर नहीं है, जबकि उसके तो पिता भी नहीं थे। लेकिन उसने सब सुन ली। सुमित अच्छा नहीं कमाता था, तब तो तुमने ही उसको अलग किया, घर खर्च पानी का सुना सुना कर। फिर अंकल आंटी को भी उनके पास ही भेज दिया कि दो बेटे हैं तो बराबर का सेवा भी तो बराबर का हिस्सा है। तब भी उसने साहस सब स्वीकार कर लिया। अब तुम्हें इस बात से भी दिक्कत है कि वो कैसे सुखी है? रजनी ने सुजाता को आईना दिखाने की कोशिश की। मुझे क्यों दिक्कत होगी? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि यहाँ दो लोगों की कमाई पूरी नहीं पड़ रही। वहाँ अकेले सुमित कमाना वाला है, तब भी सब भरपूर है। कुछ अजीब नहीं लगता तुझे? सुजाता की सुई अब भी वहीं अटकी पड़ी थी। अजीब क्या है इसमें? मैं तो इतना जानती हूँ कि जो हक से बेहक लेते हैं उसका पूरा नहीं पड़ता, और जो अपना हक भी छोड़ देते हैं उसे भगवान चारों तरफ से पकड़ा देते हैं। तुमने ससुराल में अपना रोना रोकर जब तक निशा नहीं आई घर में खूब फायदा उठाया। अंकल आंटी की सेविंग का रही सही कसर अपने मायके से पूरी की। मैं नहीं जानती क्या कि कैसे तुम मायके में भी हमेशा यही जगता कर लेती रही और आज भी लेती हो। जैसे तुम्हारा और भाई का कमाया तुम्हारे खर्च पानी पूरा कर ही नहीं पाता, उसमें भी तो तुम सिर्फ लेने की नीयत लेकर
क्या अपने भाई भाभी भतीजे भतीजियों का हिस्सा नहीं खा रही हो? ससुराल मायका कुछ भी तो नहीं छोड़ रखा तुमने बटोरने में। तो बताओ, ऊपर वाला भी तो कहीं ना कहीं उस हिसाब को बैलेंस करेगा कि नहीं? शायद इसीलिए पूरा नहीं पड़ता हो तुम्हारा। रजनी ने साफ अंदाज में उसे समझाने की कोशिश की। और हाँ, एक बात और, तुम निशा से कढ़ाने के बजाय उसके जैसा बड़ा दिल रखने की कोशिश करो, शायद तुम्हें भी सुकून मिले। कहते हुए रजनी सुजाता का बना हुआ मुंह देखकर वहां से उठकर चल दी। दोस्तों, क्या सुजाता जैसे लोग कभी अपने सुख से सुखी हो पाते हैं? हाय राम, भाभी का किचन है या डस्टबिन? माँ, रवि भैया का फोन है। भाभी बाथरूम में फिसल गई है, हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। निशा को भेजने के लिए कहा है। कल सुबह मैं निशा को आगरा छोड़ आऊंगा। रवि और सुमित दोनों भाइयों में बहुत प्यार है। दोनों की पत्नियां देवरानी जेठानी नहीं, बिल्कुल सगी बहनों सी लगती हैं। सुमित की पत्नी निशा होशियार और सलीके वाली, और उसकी जेठानी पायल थोड़ी फूहड़ किस्म की मगर दिल की बहुत अच्छी। निशा ने सुबह सुबह उठकर सब तैयारी कर ली, घर में सब कुछ सेट कर दिया ताकि अम्मा को उसके पीछे कोई दिक्कत ना हो। शाम तक का खाना बनाकर रख दिया और साथ ले जाने के लिए भी पैक कर लिया। दोपहर तक वह आगरा पहुंच गए। रवि तो टिफिन देखते ही बोले, पायल, तुम्हारे फ्रैक्चर से एक फायदा हुआ। अब जब तक निशा रहेगी कम से कम अच्छा खाना तो मिलेगा। पायल भी निशा के आने से बहुत खुश हुई। निशा ने आते ही सब संभाल लिया। बस एक मुश्किल उसे दिखाई दी, वो पायल का बिखरा हुआ किचन। किचन में खड़े होकर उसे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करे। जितने बर्तन थे सारे के सारे सेल्फ गैस के पास सिंक में बिखरे पड़े थे। सब्जियों की टोकरी से बदबू आ रही थी। देखा तो 2-3 आलू और प्याज सड़े हुए थे। दूध दही सब खुला पड़ा था। सिंक के नीचे पड़ा डस्टबिन फलों और सब्जियों के छिलके से भरा था, जैसे हफ्तों से खाली ना किया हो। सिंक के नीचे की नाली और उसके आसपास चिकनाई जमी थी। पायल के चोट तो कल ही लगी थी। निशा ने सोचा। फ्रिज खोला तो जबरदस्त महक आई। देखा जाने कब की बनी सब्जी सड़ रही थी। कटे प्याज की बदबू से निशा का दिमाग भन गया। छोटी छोटी कटोरियां, प्यालियों में थोड़ी थोड़ी दाल चावल सब्जियां सलाद जगह घेरे हुए थे। फ्रिज का दरवाजा जूस सॉस जैम आदि से भरा था, जिसमें से आधे तो एक्सपायरी डेट के निकले। ऐसा लग रहा था फ्रिज ना हो, राशन रखने की अलमारी हो। फ्रिज की सफाई शायद कभी हुई ही नहीं। इस्तेमाल किया गया तेल कढ़ाई में पड़ा था। मसालेदान की कटोरियों में कम, उसके नीचे हल्दी मिर्च धनिया मिला जुला भरा था। गैस के चूल्हे पर उबले दूध के दाग जमे हुए थे। नमक चीनी चायपत्ती के डिब्बे खुले पड़े थे। चना मसाला सांभर मसाला गरम मसाला अमचूर पाव भाजी मसाले के गत्ते के डिब्बे खुले रखे हुए थे। निशा ने उठकर देखा तो कई एक्सपायरी डेट के निकले। ज्यादातर दालों में घुन लगा था। मैदा बेसन सूजी सब खराब हो चुकी थी। पूरी अलमारी छोटे बड़े शीशियों डिब्बे जिसमें थोड़ा थोड़ा सामान रखा था से भरी पड़ी थी। एक तरफ मिठाइयों की खाली डिब्बे का ढेर लगा था तो कहीं प्लास्टिक की पन्नियों का ढेर। खाली शीशियों और डिब्बों का मत पूछिए। बर्तन साफ करने वाला स्क्रब बदले शायद महीनों हो गए थे। साबुन का कटोरी गंदे पानी से भरा था। एक ही कपड़ा बर्तन
और हाथ पोंछने के काम आ रहा था। काकरी का ड्रा खोला देखकर किसी कफ का हैंडल टूटा है तो कोई प्लेट चटकी है। एक दो कफ सारसर का ही पूरा सेट मिल पाया। शाम को काम वाली लड़की आई तो निशा ने उसे टोका कि सब इतना गंदा कैसे। उसने कहा, भाभी तो कभी किसी काम के लिए नहीं टोकती। निशा ने पूछा, कल मेरे साथ थोड़ी सफाई करा दोगी? पहले तो उसने टकाशा जवाब दिया, टेम ना है। फिर निशा ने उसे 50 रुपए अलग से देने का लालच दिया। वो फौरन राजी हो गई। सबसे पहले सिंक में पड़े जूठे बर्तन उठाए। सिंक में चारों तरफ जमी चिकनाई साफ करके फालतू बर्तनों को ड्रॉ में डाला। 2 आदमियों के लिए इतने बर्तन की जरूरत ही नहीं थी। इतना करने पर किचन थोड़ा काम करने लायक हुआ। अगले दिन उसने जितनी खराब दालें वगैरह थी हटाई। फ्रिज के सेल्फ साफ करके पुराने बासी सामान निकालकर फ्रिज को सोडे के खोल से अच्छी तरह साफ कर सुखा दिया। माइक्रोवेव की प्लेट जो कभी साफ ही नहीं हुई थी उसे साफ किया। अलमारी में नीचे पीछे कागज बदले। एक तरह की शीशियों में ताज़ा दालें मसाले मंगाकर भर दिए। मसालदान को साफ कर नए मसाले भरे। चावल में साबुत हल्दी की गांठें और साबुत नमक डाल दिए। शाम को ऑफिस से लौटने पर रवि किचन की काया पलट देखकर बहुत खुश हुए। निशा ने उनसे सारे मसाले और दालों वगैरह के नाम की पर्चियां बनवाकर सब शीशियों और डिब्बों पर लगा दी। फिर निशा पायल की आंख बंद करके पकड़कर किचन में लाई। हाथ हटाकर पायल अपने साफ सुथरे किचन को देखकर खुशी से निशा से लिपट गई। बोली, अब तो मैं तुम्हें हर महीने बहाना बनाकर बुला लिया करूंगी। निशा, अरे भाभी, बहाने की क्या जरूरत, आप जब कहेंगी मैं चली आऊंगी। पायल को छेड़ते हुए रवि बोले। निशा, 2-4 अच्छी सब्जी बनाकर रख जाना, वरना कल से फिर वही। और सब खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्तों, अक्सर हम लोग किचन में ज़रूरत से ज़्यादा सामान भर लेते हैं, यह सोचकर कभी तो काम आएंगे, फिर वो इस्तेमाल हो या नहीं बरसों पड़ा रहता है। शायद आप भी मेरे विचार से सहमत होंगे। नया लाने से पुराना को हटाते रहेंगे तो आपका किचन भी किराने की दुकान नहीं बन पाएगा। मैं डॉक्टर बहू घर के कामों के लिए नहीं बनी। आज मिताली चाची का बेटा रोहन डॉक्टर बन गया। बचपन से ही चाचा चाची दोनों का ये सपना था। अब उन्हें एक डॉक्टर बहू की तलाश थी। जल्द ही उन्हें मनपसंद लड़की मिल गई। बड़े धूमधाम से दोनों का विवाह हो गया। बहू गायनो थी। मिताली चाची की बहू रितु 9 बजे ही अपने क्लिनिक चली जाती। अब तो चाची को रितु का भी ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता। दोपहर में सब लंच के लिए घर पर आ जाते थे। सबको गर्मा गर्म फुलके खिलाना चाची की ही जिम्मेदारी थी। रितु एक काम को भी हाथ नहीं लगाती थी। उसकी यही सोच थी, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं घर को कामों के लिए नहीं बनी हूँ। सारा दिन किचन में खड़े खड़े चाची के घुटनों का दर्द बढ़ गया है, लेकिन उनकी तकलीफ किसी को नहीं दिख रही थी। अब मिताली चाची ने एक मेड रख ली ताकि थोड़ा आराम मिल जाए। मेड कुछ घंटे के लिए आती, बाकी टाइम चाची को ही मैनेज करना पड़ता। मेड का काम चाची को पसंद नहीं आ रहा था। मेड सलाद और फल को बिना धुले ही ऐसे ही काट देती। चाची बोलती कि आते ही सबसे पहले हाथों को अच्छे से सोप से वॉश कर लो, फिर
काम शुरू करो। लेकिन मेड उनकी एक ना सुनती। समय के साथ चाची के पोता पोती भी हो गए, लेकिन रितु अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं रखती थी। आए दिन चाची ही बच्चों को नहलाती धुलाती। अक्सर ही चाचा अपनी रोटी खुद ही बना लेते। चाची के घुटने अब जवाब देने लगे थे। अब चाची को कामकाजी बहू लाने की कीमत समझ में आ रही थी। मेरे प्यारे दोस्तों, बाहर के काम के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी बहू को देखनी आनी चाहिए। उसमें शर्म की क्या बात है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।